मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो हम काफ़ी छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरियाज, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और इनफैक्ट जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फार्मूलाज भी मेंशन होते हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो आपको बताए कि फार्मूला क्या है। वो उसकी चॉइस है, वो देना चाहे तो दे दे, नहीं देना चाहेगा तो वो नहीं देगा। तो फार्मूला आपको वैसे भी याद होने चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मूला शीट में अटैच कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो फॉर्मूलाज उसमें सारे लिखे हुए हैं। लेकिन द प्रॉब्लम है इसके, वो फॉर्मूला दे भी देता है, उनकी अप्लाई करना, उन दोनों फॉर्मूलाज को, ये जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको अप्लाई करना, उनको यूज करना, वो हमने सीखना है कि हम उन फॉर्मूलाज को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक होगा। सबसे पहले सर्कल से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक सर्कल। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सर्कल के अंदर रिमेंबर एक रेडियस भी होता है। तो मैं सेंटर से जो लाइन बाउंड्री तक जाती है दैट इज नोन एज टू बी रेडियस। तो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। ये जो आपका सर्कल है, इसकी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है दैट इज नोन एज टू बी सरकमफ्रेंस। आपने ये सरकमफ्रेंस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहां तक बात समझ आ रही है किसी को? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? ओके। अच्छा, अब इस सर्कल में से अगर मैं एक पीस कट आउट कर लेता हूँ, जिस तरह आप पिज्जे का एक पीस होता है, इसको अगर आप कट आउट करके बाहर निकाल लेते हो, जब ये पीस बाहर निकालते हो इस पीस को बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एंगल होता है, जितना आपने पीस काटा है उसको हम बोलते हैं एंगल। अब ये जो छोटा वाला पीस होता है दैट इज नोन एज टू बी द माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा पीस पीछे रह जाएगा दैट इज नोन एज टू बी द मेजर सेक्टर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो पीस हमने कट आउट किया है, इसका मैं पीस जो है मैं यूं करके निकाल लेता हूँ। ये मैंने पीस निकाल लिया। इसमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बोथ आर रेडियस, और ये बीच का हमारा एंगल है। ओके। अब इसमें ये जो कर्व्ड पार्ट होता है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पार्ट को बोलते हैं आर्क लेंथ। जो भी कर्व्स होती हैं नॉर्मली उनको हम आर्क कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस आर्क की लेंथ निकालनी है उसका फॉर्मूला है, लेकिन इस पार्ट को बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, ठीक है। और इसी तरह से आपने इस सेक्टर का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? हाँ जी, राबिया, मायरा, हमना, No, sir, no confusion. ओके, हिबा, No, sir. ओके। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल करके देखते हैं, मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा एंगल है 80 का, और ये मेरा रेडियस है 10 का। मैंने एरिया और सेक्टर दोनों निकालने हैं। तो जब मैंने, सॉरी, आर्क लेंथ निकालनी है पहले। सो आर्क लेंथ का फॉर्मूला हम किस तरह से यूज करेंगे? थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। तो थीटा इज द एंगल जो कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है दैट इज 80 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, और रेडियस है हमारा 10। अच्छा, पाई की वैल्यू या तो आप कैलकुलेटर वाली यूज कर लो, या पाई की वैल्यू अदरवाइज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 3.142, ये पूरी वैल्यू आपने यूज करनी है, 3.14 नहीं यूज करनी, ना ही आपने 22/7 को यूज करना है। आपने 3.142 पूरा यूज करना है, ठीक है। ओके, तो आर्क लेंथ निकालो। देखो इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाली है मैंने, इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर के ऊपर, बताओ कि क्या आंसर आता है। 13.96. 18.96। 13, sir, 13. ओके 13. सॉरी, 13.96, सॉरी। सो 13.96। बाकी लोग भी ये निकाल। इसी तरह मैं इसके बाद बी पार्ट के लिए मैं कहता हूँ मैंने आर्क लेंथ निकालनी है।
दैट इज थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू, सॉरी आर्क लेंथ मैंने गलत लिख दिया, आर्क लेंथ तो निकालिए, सेक्ट एरिया निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर, theta divided by 360 into pi r square. Theta is 80 divided by 360 multiply pi की value is 3.142 and the radius is 10. कितना आंसर आता है? 69.81. ओके 69.81. बाकी लोग भी यहाँ तक कर लो. ओके इसी तरह इसका सी पार्ट कर लेते हैं. मैं कहता हूँ कि आपने मुझे पेरीमीटर बताना है. अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द बाउंड्री. अगर मैं इस शेप की बात करता हूँ तो बाउंड्री के अंदर ये साइड आती है प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ऑल दीज थ्री लेंथ्स वुड एड अप टू द पेरीमीटर. अच्छा पहली चीज ये कि यहाँ पे इफ दिस वाज रेडियस वाज 10 तो ये वाली भी लेंथ आपकी 10 होगी. और ये जो आर्क लेंथ वाला पार्ट है ये आप ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हो, दैट इज 13.96. तो जब आपने पेरीमीटर निकालना है आई वुड एड अप ऑल दीज थ्री साइड्स, 10 प्लस 13.96 प्लस 10, तो कितना आता है ये? 33.96. यहां तक बात समझ आई? Yes, sir. किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? ओके ठीक है. अच्छा अब सर्कल है, सर्कल इज अ 2D शेप. अगर सर्कल को आप 3D के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो, 3D के अंदर मतलब है तीनों, मतलब तीन डायमेंशंस के अंदर, तो नॉर्मली सर्कल जो है वो स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है. अब स्फीयर कैसे होता है? जो जैसे आपकी बॉल की शेप होती है, दैट इज नोन एज टू बी अ स्फीयर. बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, एनी टाइप ऑफ बॉल, राउंड शेप, उनको हम बोलते हैं स्फीयर. अब स्फीयर के वॉल्यूम होता है और फिर उसका सरफेस एरिया भी होता है. पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. और इसी तरह सरफेस एरिया, यानी जो उस बॉल की सरफेस है उसका एरिया अगर हमने निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर. यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा अगर मैं उस बॉल को, ये जो भी वो राउंड शेप है, उसको अगर मैं मिडल से कट डाउन कर देता हूँ, ये पूरा बॉल था, लेट्स सपोज इस बॉल की लेंथ में रेडियस में कर देता हूँ 10. ओके मैं कहता हूँ कि ये अब ये बॉल का कितना पार्ट है? हाँ जी Half. हाफ, बिल्कुल ठीक है. ये जो हाफ होता है इसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर. हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमीस्फीयर. अब हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालना हो या सरफेस एरिया निकालना हो, अच्छा हमें वो अब वो करेगा क्वेश्चन में क्या, वो आपको स्फीयर का फॉर्मूला देगा क्वेश्चन के अंदर और शेप आपकी हेमीस्फीयर होगी. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 4/3, मैं पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, 4/3 इंटू पाई इंटू 10 का क्यूब. कितना आंसर आता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. हाँ जी 418.88. 418.88. अब ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है ये मैंने स्फीयर का फॉर्मूला यूज किया है, और यहाँ पे जो शेप है वो उस स्फीयर का हाफ है. तो मैं क्या करूंगा, अपना जो भी मेरा वॉल्यूम आ गया उसको मैं एंड पे डिवाइडेड बाय 2 कर लूंगा ताकि मेरा हाफ स्फीयर का वॉल्यूम आ जाए. ये बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir. कितना आता है? 209.44. 209.44. इसमें यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन हो? अच्छा अब मैं यहाँ पे आपसे कह सकता हूँ बी पार्ट के अंदर कि मुझे आपने टोटल सरफेस एरिया बताना है. अच्छा दो वर्डिंग वो यूज कर सकता है, एक तो टोटल सरफेस एरिया है और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. अब कर्व्ड सरफेस एरिया और भी शेप्स के अंदर आएगा, तो मैं मीनिंग इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कर्व्ड का क्या मतलब होता है. कर्व्ड का मतलब ये देखो, अब ये जो बॉल है इसका ये जो कर्व्ड पार्ट है वो ये वाला है सारा, जो बॉल की साइड्स हैं, दिस इज द कर्व्ड पार्ट.
लेकिन इसका एक और भी पार्ट है, जब आपने बॉल को हाफ के अंदर कट किया, एक न्यू साइड इमर्ज होके निकली है, दैट इज द टॉप सरफेस। अगर आप देखो ये टॉप सरफेस भी एक निकल के है, ये भी सरफेस का पार्ट है। ये बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir. अगर वो कर्व सरफेस एरिया कहेगा तो मैं सिर्फ ऑरेंज वाला रीजन निकालूंगा, लेकिन अगर वो मुझे टोटल सरफेस एरिया कह देता है तो मैं ऑरेंज प्लस ग्रीन रीजन दोनों के एरियाज निकाल के उनको आपस में ऐड कर लूंगा। ये बात समझ आई सबको? Yes, sir. ओके, बाकी हम ना, हिबा, मेहर, ओके। अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले इसके फॉर्मूला से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो मैंने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट दैट इज फॉर स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर। ये कितना आता है आंसर? 400 पाई। ये कितना आता है बताओ? 1256.64. 1256.64। 64. अब ये फॉर्मूला यूज किया है स्फीयर का। हमारे पास जो ये शेप है वो स्फीयर का हाफ है, तो मैं एंड पे इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेता हूँ। तो ये कितना आता है? 628.32. ओके, 628.32। दिस इज फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब जब मैंने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल टोटल के लिए क्या करेंगे? पहले ये कर्व्ड वाला रीजन, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस की शेप क्या है? Circle. सर्कल। वेरी गुड, टॉप सरफेस इज सर्कल, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो मैं लिखूंगा 628.32 प्लस पाई, एंड द रेडियस इज 10, 10 का स्क्वायर। कितना आता है आंसर? 731.46. 731.46। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमने सरफेसेस को देखना होता है टोटल सरफेस एरिया के अंदर। ये बात समझ आई है सबको? किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? No, sir. No. ओके, हाँ जी, हमना, हयान, हिबा, मुस्तफ़ा, बशर, आपको, अर्शिया। जी सर, समझ आए। ओके, जहाँ ना आए ना वहीं पे बता देना। ओके, अब नेक्स्ट शेप जो हम करते हैं, हम सिलेंडर के ऊपर आ जाते हैं। ओके, सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह की होती है। ओके, वॉल्यूम का जो जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज यूजुअली बेस एरिया टाइम्स हाइट। ओके, पहले तो वॉल्यूम के बारे में बात कंप्लीट कर लेते हैं। अब बेस एरिया का क्या मतलब है यहाँ पे? बेस एरिया का मतलब है जो भी आपके बेस है उसका आपने एरिया निकालना है। अब सिलेंडर के अंदर इधर बेस की शेप क्या है? Circle. Circle. बिल्कुल ठीक बताया, ये शेप है सर्कल की, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr² टाइम्स हाइट। हाइट होती है ये वाली वर्टिकल हाइट। तो अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे πr² h। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। बात समझ आई यहाँ तक? अच्छा, इसी तरह, अच्छा पहले मैं ये छोटी छोटी लाइंस रेस कर दूँ। ओके, नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, कर्व्ड का मतलब ये है कि ये जो आपका कर्व्ड पार्ट है सारा सिलेंडर का, इसका एरिया निकालना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 πr h। ठीक है,
अब इसी तरह वो दोनों डिफरेंशिएट कर सकता है क्वेश्चन के अंदर कि उसकी मर्जी है, वो आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछ ले या फिर वो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ ले। अब जब वो टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछता है तो इसमें कौन कौन सी सरफेसेस इंक्लूड होंगी? अगर आप देखो, सबसे पहले तो एक कर्व्ड सरफेस है, ये जो ऑरेंज में शेड हुई हुई, और कौन कौन सी सरफेसेस हैं इस सिलेंडर की? The top and bottom circles. बिल्कुल ठीक है, एक इसकी इस सिलेंडर की टॉप सरफेस है और इसी तरह इस सर्कल की एक बॉटम सरफेस है। अब मैं चलो यहाँ लिख लेता हूँ, टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला था वो था 2πr/h। टॉप की जो शेप है दैट इज अ सर्कल, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होगा πr²। और बॉटम पे भी सर्कल है तो उसका भी फॉर्मूला होगा πr²। तो जब आप अपनी फॉर्मूला शीट्स में देखोगे तो नॉर्मली वो इन दोनों को कंबाइन करके आपको फॉर्मूला देता है, दैट इज 2πr/h प्लस 2πr²। ये बात समझ आई है सबको? जी। Yeah. ओके अगर लेकिन क्वेश्चन में मैं लिख दूं कि इट इज एन ओपन सिलेंडर, अब जिस तरह आप लोगों के कप्स होते हैं, मग्स होते हैं, वो दोज आर टाइप ऑफ अ सिलेंडर, वो रिजेंबल करते हैं सिलेंडर से। अब आपके कप के अंदर, मग के अंदर या ग्लास के अंदर टॉप सरफेस नहीं होती। अब जब मैंने ओपन सिलेंडर का मैं आपसे कहता हूँ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, एक तो उसकी कर्व सरफेस होगी विच इज 2πr/h, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, प्लस और कौन सी सरफेस होगी आपके ग्लास की? The inside of the curved area. इनसाइड हम काउंट नहीं करते, हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो बिल्कुल एक थिन शीट है, उसको हम इनसाइड कंसिडर नहीं करते, हम उसको 2πr/h में कंसिडर कर लेते हैं कि दैट इज द टोटल कर्व सरफेस एरिया। The bottom circle. बिल्कुल, एक इसका बॉटम होगा, क्या टॉप सरफेस होगी उसकी? No. नो क्योंकि आपका ओपन सिलेंडर का मतलब ये है कि ऊपर की कोई भी सरफेस नहीं है, तो सिर्फ बॉटम का एक सर्कल होगा। उस केस में मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दैट वुड बी πr², दिस वन। तो आप देखो, अगर क्लोज सिलेंडर हो तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है, और बॉटम सिलेंडर, ओपन सिलेंडर हो तो नीचे वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करना, उसको चेंज करना, ये थोड़ा सा आना चाहिए, बिकॉज सिंपल शेप्स देता भी है, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें सिंपल शेप नहीं होती, एक या दो शेप्स को आपस में कंबाइन कर ले। ठीक है, उस केस के अंदर आपको फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये बात समझ आई है सबको? Yeah. ओके अच्छा, इसी तरह से एक और शेप है दैट इज बेसिकली कोन। ओके, कोन की शेप कुछ इस तरह की होती है। ओके इसमें दो टाइप्स की हाइट आपको नजर आएंगी। एक होगी आपकी ये वर्टिकल हाइट, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इसकी होती है ये वाली लेंथ, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। तो हाइट और स्लांट हाइट में फर्क है, इस चीज का आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसी तरह ये वाली लेंथ होगी, इसको क्या नाम देंगे? Radius. बिल्कुल, कोन के बॉटम के ऊपर एक सर्कल होता है, और उसकी ये वाली लेंथ जो होगी दैट वुड बी रेडियस। अच्छा अच्छा, सबसे पहले इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। और इसी तरह अब इसका भी टोटल सरफेस एरिया भी होता है और कर्व भी होता है। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया मैं ऊपर लिख लेता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा πrl। और इसी तरह टोटल सरफेस एरिया जो होता है कर्व सरफेस एरिया, और इसकी एक बॉटम सरफेस है, ये वाली, एक इस कोन का कर्व्ड पार्ट है और एक इसका प्लेन पार्ट है, दैट इज द बॉटम। ठीक है,
तो बॉटम जो होगा वो एक सर्कल है, तो जब फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे दैट वुड बी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ आई है सबको? Yes, sir. ओके। अच्छा चलो, सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ओके, मैं एग्जांपल में ये कर लेते हैं। मैं चलो साइड पे लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा रेडियस जो है वो 4 है और हाइट जो है वो मेरी 10 है। ठीक है, मैंने वॉल्यूम भी निकालना है और मैंने टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। आई नीड टू फाइंड आउट बोथ ऑफ दीज थिंग। सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 इंटू 3.142, द रेडियस इज 4, सो 4 स्क्वायर इंटू हाइट विच इज 10। मैं यहाँ पे मार्क भी इतनी देर कर लेता हूँ, इतनी देर आप कैलकुलेट कर लो। द हाइट इज दिस विच इज 10 एंड द रेडियस इज 4। तो मैं यहाँ पे 4 मार्क कर लूँ। 167.5. 167.5। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? अच्छा, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया के अंदर रिमेंबर, एक हमारा कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक हमारा बॉटम पार्ट है। दो चीजें हैं। बॉटम पे तो सर्कल है। कर्व्ड सरफेस एरिया की पहले बात कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब प्रॉब्लम इज वी डोंट नो द वैल्यू फॉर एल। एल क्या होता था अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, एल इज द स्लांट हाइट। दिस इज नोन एज टू बी एल। अगर आप देखो, आपको ये एल वाली लेंथ इज नॉट गिवन टू यू। ठीक है, तो हम किस तरह ये एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? अगर आप लोग, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें मैं यूं करके एक डॉटेड लाइन बना लेता हूँ इस तरह से। ये लेंथ एल है, ये लेंथ मेरी हाइट है, और नीचे मेरी वो है रेडियस है विच इज 4 इन दिस केस। मैं सिर्फ इस डॉटेड पार्ट को मैं यहाँ साइड पे अलग बना लेता हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ये कौन सी ट्राइंगल बनी है? Right angle. आई मीन कौन Right. सा राइट एंगल? कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। द हाइट वॉज 10, द रेडियस वॉज 4। तो ये दो लेंथ मैंने मार्क कर ली। ये लेंथ जो एल वाली है दैट इज मिसिंग। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं विच वाज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो मैं ये एल की लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। 10 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एल स्क्वायर 100 प्लस 16 वुड बी 116। तो एल की लेंथ कितनी आ जाती है? स्क्वायर रूट 116, 10.77. 0.77. सॉरी 10.77। Yeah. ओके, ठीक हो गया, सॉरी। ओके, 10.77। अब जब मैंने कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मेरे पास लेंथ पाई विच वाज 3.142, रेडियस वाज 4 एंड द स्लांट लेंथ इज 10.77। कितना आता है कर्व सरफेस एरिया? One 135.34. 135.34। Three. ओके, अब मैं इसी तरह मैं कहता हूँ टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। सो इट मीन्स कि मेरा कर्व सरफेस एरिया, यानी मेरा जो जितना भी कोन का कर्व पार्ट है वो पाई आर एल से निकल आया, और उसके बाद एक उसका बॉटम पार्ट है विच इज अ सर्कल। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। 3.142 इंटू द रेडियस स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर। ओके, इसको करो और देखो क्या आया। 185.61. 185.61, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहां तक करके बताओ, देखो फिर मुझे बताओ क्या है जो समझ नहीं आया इसके अंदर। 185.63.
ओके 6361 डेसिमल्स का थोड़ा सा फर्क होगा। आई की वैल्यू बस 3.142 लेनी है, ये याद रखना। हाँ जी, यहाँ तो किसी को कुछ समझ ना आया। हाँ आशिया, हमना, हयान, समझ आइए। हिबा, जी सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा जो क्वेश्चन को, अब ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये नहीं कि ये वाला नहीं आता, बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब वो इसका डिफिकल्टी लेवल एक तरह से वो इंक्रीज कर सकता है। कैसे? ये जो कौन है, ये ऊपर वाली कौन है, अगर मैं इसको एक साइड में इसकी कट डाउन कर देता हूँ, यानी मैं इस कोन को ओपन करता हूँ, तो ये क्या शेप बनेगी? Half a ठहरो, मुझे cone. ना वीडियो, सॉरी क्या बनेगा, दोबारा बोलो। Half a cone. हाँ, नहीं, सेक्टर बनता है। ठहरो, मैं ना ऐसा, ओके रुको मैं दिखाता हूँ। ये एक वीडियो है, ओके साथ देखते रहना, इसमें सुनना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा सा इसको देख लेना है। मैं साथ साथ मैं प्ले करता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करता This हूँ। is radius 1, this is radius 2. ओके, ये उसके पास यहाँ पे एक सर्कल था और उसने देखो ऊपर मार्क किया हुआ है कि आर्क लेंथ कहाँ है, रेडियस कहाँ पे है और क्या है। अब उसने ये एक पीस अगर वो एक निकाल देता है, Major पीछे एक sector sector and बच minor जाता है। sector. If we देखना, cut one sector from this circle, suppose we cut this one, here we have ओके major ये sector हमारे पास right एक now. सेक्टर का पीस बच गया। अब आप देखना कि कौन सी साइड कहाँ पे चली जाती है कोन के अंदर। अभी देखना वो इस शेप, ये जो सेक्टर है इसको वो कोन में 3D में कन्वर्ट करेगा। इसको आपने देखना और देखना है कि रेडियस जो है सेक्टर का वो क्या कन्वर्ट हो जाता है और आर्क लेंथ जो है वो क्या बन जाती है। देखो In this sector, this is the radius of the sector, this is also the radius of the sector, and this is arc length of the sector, and here this O is the center of the circle. Now let's see how to make a cone from this major sector. What you have to do, look at the, if we have sector like this, and if you pull this two radius number 1, radius number 2, so that they meet each other, look here, if you join those two sectors like this, so this will give us a cone. Look ओके here, this is अब जब cone. उसने कोन बनाई तो आर्क लेंथ कोन के अंदर कहाँ पे चली गई है? Circumference of like a big circle. हाँ, ओके बाकी लोग भी देख के मुझे बताओ, जो आर्क लेंथ थी जब उसने कंबाइन किया, दोनों एंड्स को ज्वाइन किया, तो आर्क लेंथ कहाँ पे जा रही है? कहते हो तो मैं थोड़ा सा पीछे करके दोबारा प्ले कर देता हूँ, देखो तो Like मुझे this, बताना। सॉरी, so this will थोड़ा give और us a पीछे cone like this, and if you pull this two radius number 1, radius number 2, so that they meet each other, look here, if you join those two sectors like this, so this will give us a cone. Look here, this is cone. Let me show you again. Radius number 1 and radius. ओके ये पता लगा कहाँ पे गई ये साइड? हाँ जी, बाकी लोगों को Yes, sir, but why, like, if we're cutting the cone, then why are we, folding the circle then? होता ये है कि सेक्टर से कोन में जाएं, ये कोन को कट करेंगे तब भी वो सेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट कैन गो आइदर वे। अगर आप देखो उसने सेक्टर लिया, सेक्टर को उसने ज्वाइन किया, इट फॉर्म्ड अ कोन। लेकिन अगर आप कोन को भी कट कर लेते हैं, कट इस तरह से कि इसकी एक साइड जो है उसको आपने कट किया, जहां पे वो दो साइड्स को ज्वाइन कर रहा था ना, लेट्स सपोज वहीं से उसने उसको कट कर दिया, ठीक है, तो वो एक सेक्टर की शेप बनेगी। समझ आया कि नहीं आया? ये कोई और क्वेश्चन था? No, I understood. Thank you.
ओके, तो अगर ये किसी को नहीं समझ आया तो वो यही याद रख सकता है कि सेक्टर की जो क्या कहते हैं आर्क लेंथ होती है, ये टर्न हो जाती है कोन की बेस में, एंड द बेस इज सर्कल। ये बात समझ आइए। तो इन रियलिटी हम ये कह सकते हैं कि ये आर्क लेंथ और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, यानी सर्कल की जो लेंथ है सरकमफ्रेंस, दे बोथ आर इक्वल। यहां मैं लिख देता हूं, दे बोथ वुड बी इक्वल। क्योंकि अगर देखो ना, जो भी आर्क लेंथ थी, हम उसको घुमा के अगर हमने उसकी शेप चेंज कर दी है, इट डजेंट मीन कि आर्क लेंथ का साइज कम हो गया या ज्यादा हो गया। वो लेंथ उतनी की उतनी ही रहेगी, बस शेप चेंज हो गई है। ठीक है, तो आर्क लेंथ वुड ऑलवेज टर्न इनटू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये बात किसको नहीं समझ आई, पहले तो ये बताओ। सबको समझ आ गई है? अच्छा, ये ऊपर लेंस, ओके, ये ऊपर जी लेंस क्या थी, 10 और 4 थी। लेट मी राइट इट डाउन कि मेरी हाइट जो थी दैट इज 10 एंड द रेडियस वाज 4। ओके, मैं ये कहता हूं इसी क्वेश्चन के लिए, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर। सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूं कि भाई ये जो कोन, जब इसको हमने कट किया तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बन गई, यानी एक सेक्टर में कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गया। और ये जो कोन की जो बेस, यानी ये जो सर्कल था, ये इस आर्क लेंथ के इक्वल होगा। यहां तक बात समझ आई है सबको? और ये जो स्लांट लेंथ थी ये वाली, ये यहाँ पे आके इसका रेडियस बन गया। ये बात बताओ किसी को ना समझ आई हो? Sir, how can we सरकम cut a cone to get a base of a circle? हाउ डू वी Like it's a cone, कट? right? How can we cut it and then ओके, get like a circle? ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो उसकी बेस जो थी वो हॉलो थी, नजर आ रहा है? आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट प्लेइंग, लेट मी रीलोड इट अगेन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये इसकी बेस हॉलो नहीं है। let me show you again. ये देखो, अब ये जहाँ से ये This ज्वाइन is कर रहा है ना दोनों को आपस में, sector. तो वहाँ- If we join radius number 1 and radius number 2 together like this, हाँ, ये बात समझ आई है कि नहीं? ये देखो, ये जो पोजीशन है, ये जहाँ लाइन लगी हुई है, यहाँ से हम इसको so कट this डाउन will कर give us a cone. दिस इज इट। Look the shape of the cone now. बात समझ आई कि नहीं? And in this cone, Yes, you can see sir, I here. understood what he's doing. I understand the video, but like in the diagram, if how हाँ, can we cut a cone? आप वो ये कह रहे हो कि नीचे से वो कौन बंद है? Yeah. अच्छा, इस सेंस में कह रहे हो आप कि वो कौन बंद है? No, like okay, let's suppose we cut the cone and then now how can we bend it then? अच्छा, आप एज्यूम कर रहे हो कि वो बेंड नहीं हो सकती, आप इस तरह से Yeah. इमेजिन कर रहे हो। अच्छा, लेट्स सपोज हमने यहाँ उसका मटेरियल तो डिफाइन नहीं किया ना कि इज इट मेड आउट ऑफ अ पेपर कौन, या उसको हमने स्टील से बनाया। इवन दो उसको स्टील से बनाया हो, तो अगर उसको ओपन करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि इन रियलिटी हम स्टील को उसको बेंड करके ओपन करने लगे हैं, लेकिन इफ वी डू ओपन इट तो क्या शेप बनेगी? तो जो पेपर कोन के साथ जो शेप बनेगी वही स्टील कोन के साथ भी बनेगी कि नहीं बनेगी? It will. मतलब जो चीज एक के लिए ट्रू है, एक कोन के लिए ट्रू है, दैट शुड बी ट्रू फॉर फॉर अनदर कोन। ठीक है, आपके माइंड में वो ये है कि एक तो वो बेंड नहीं हो सकती, कैसे हम उसको बेंड करेंगे? पहली चीज तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में ये आ रही है, ऐसा है क्या? Yeah. Yeah. हाँ, तो आप क्योंकि उसको इमेजिन कर रहे हो दैट इज लाइक अ स्टील हार्ड कोन, तो उसको हम काटेंगे कैसे? पहली चीज ये। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम उसे एक्चुअली में काटने लगे, बट इफ वी डू कट इट
जो पेपर कोन के साथ होगा वही किसी भी टाइप के कोन फॉलो करेगी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये इसी तरह है। देखो इन रियलिटी तो कोन बनी बनाई तो नहीं आती ना, उसको हम किसी तरह बनाते हैं। अगर हम स्टील की भी बनाए तो उसे हमें बनाना पड़ेगा, ऐसा ही है। जी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज ये नॉर्मल एक शीट थी, अब उस शीट में से हमने ये वाला पीस कट आउट करना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कितना पीस कट आउट करना है? ऑब्वियसली वी नीड दिस रेडियस। हमें पता होना चाहिए भाई हमें कितना रेडियस चाहिए और कितनी आर्क लेंथ का चाहिए, और ये बीच में कितना एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग पहले कर लेते हैं कि भाई इतने एंगल के ऊपर मैंने 100 से या किसी तरह मैंने ये जो पीसेस हैं इनको कट आउट करना है। बात समझ आई? Yes. और फिर हम इसके यूं करके इसको इस फॉर्म में कट आउट करेंगे कि हमारे पास एक सेक्टर की शेप है। फिर हम उसको मोल्ड करके मेल्ट करके जैसे भी हमने उसको कोन की शेप में लेके जाना है वो हम ले जाएंगे। ठीक है, तो यानी वो कटिंग करने से पहले ही सारी आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आपको कहाँ से कितनी लेंथ काटनी है। बात समझ आई? या अभी Yes. भी Thank you. कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कोई No, बात नहीं। समझ आ गई है। ठीक है, ओके। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज थी कि भाई आर्क लेंथ जो होगी, सॉरी आर्क लेंथ जो होगी वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, और जो ये स्लांट लेंथ है दैट वुड बी द रेडियस ऑफ द सेक्टर। इसलिए मैंने एरोज बना दिए दैट इट वुड बी क्लियर टू यू। अब हमारी यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी निकली थी? 10.77। हाँ, कितनी निकली थी ऊपर? हाँ, 10.77 ये निकली हुई है। तो हमारा रेडियस भी इधर 10.77 होगा। ये बात समझ आई है सबको? अगर किसी को नहीं आई तो पूछ लो भाई, इस तरह चुप रहोगे ना तो फिर कुछ समझ भी आई नहीं होगा। हाँ मैं, ठीक है, अर्शिया आपको, बशर, अमना, हयान, हिबा, मुस्तफा, सर। मेहर, जी जी, Yes, sir. So this is like ठीक the है, same ठीक है, code from the previous example? सॉरी, हाँ वही कौन This is यूज कर रहे हैं, वही कौन यूज okay. कर रहे हैं। ओके, सेम कौन यूज कर रहे हैं ताकि, और क्योंकि ऑलरेडी चीजें फाइंड आउट की हुई हैं। अब यहाँ पे रेडियस वी डू नो, बट हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस इस कोन का नहीं पता, ये जो इसकी बेस ऑफ द कोन है। तो सबसे पहले मैं इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 पाई आर। सो 2 पाई एंड द रेडियस वाज 4। तो कितना आ गया सरकमफ्रेंस? 8 पाई, विच इज, हाँ जी, कितना आता है? 25.13. ओके, 35.13 ये है सरकमफ्रेंस ऑफ दिस कोन, 35.13। तो जितनी ये सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन है तो सेक्टर के अंदर द आर्क लेंथ वुड बी द सेम, विच इज 35.13। अब मुझे आर्क लेंथ का हम लोगों को फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा है, द आर्क लेंथ वाज थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब हमारी आर्क लेंथ है 35.13, theta we don't know, we have to find it, multiply 2 multiply 3.142 and the radius is 10.77। ओके, अब इसको पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं। पहले आप इस पोर्शन का आंसर निकाल के मुझे बता दो कि क्या आता है। $67.67. 67.67 और 35.13 इस साइड पे था। अब मैं क्या करता हूँ, इस 360 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है? Well, 12,646.8. 12,646.8 is equals to 67.67 थीटा। अब मैं इस 67.67 को इधर लाके डिवाइड कर दूंगा तो थीटा कितना आ जाएगा?
186.89. 186.89. That should be the angle जिस पे आपको ये कोण सेक्टर कट करना पड़ेगा. बात समझ आई है ये? किसी को यहाँ तक यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं. ओके, पहले क्वेश्चन में उसने हमें सेक्टर दिया हुआ है, रेडियस पता है, एंगल पता है, और उसने कहा टोटल पेरीमीटर बताना है. अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो एक साइड ये है, एक साइड ये है, और एक इसकी कर्व्ड है जिसको हम आर्क लेंथ बोलते थे. अब हमारा आर्क लेंथ का फॉर्मूला था थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर. यहाँ पे हमारा थीटा है 165 ओवर 360 multiply 2 into 3.142 into the radius which is 8. कितनी आती है आर्क लेंथ? $23.04. 23.04, यानी आर्क लेंथ है 23.04. अब जब पेरीमीटर निकाला है, इट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो एक रेडियस 8 ये है और एक रेडियस 8 ये होगा. दोनों को ऐड किया प्लस द आर्क लेंथ विच इज 23.04. इसको हम ऐड कर लेंगे. बात समझ आई? कितना आता है? कितना? 39. 39.04. नहीं, पेरीमीटर वाला. Yeah, 39.0. अच्छा, 39.04. ओके. अब बी पार्ट को देखो. बी पार्ट में वो कहता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और द एरिया ऑफ द सेक्टर दोनों सेम है. सेम का मतलब है कि दोनों इक्वल हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं, और हमें रेडियस ऑफ स्फीयर चाहिए. ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ उसने दिया हुआ है विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, और उसने कहा एरिया ऑफ सेक्टर वुड बी इक्वल टू इट. सो 165 ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज सेक्टर का जो रेडियस है दैट इज 8. तो यहाँ मैं 8 का स्क्वायर लिख लेता हूँ. अगर अब आप यहाँ देखो, पाई इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी ये कट जाएगा, इट बिकम्स 4 आर स्क्वायर. और ये वाली साइड का आंसर कितना आता है कैलकुलेटर के ऊपर? हाँ, ये कितना आता है? 29.3. 29.3. अब ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7.3. 7.3. अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स के ऊपर टू रिमूव द स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा? 2.7. 2.7. ओके. अच्छा, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. अब यहाँ पे वो ये कहता है अ कोन इज मेड फ्रॉम द सेक्टर बाय जॉइनिंग ओ ए एंड ओ बी. अब ये ऊपर वाली कल भी हमने डिस्कस किया था. ये रेडियस कोन के अंदर कौन सी साइड बनती है? अगर मैं थोड़ा सा करूँ, हाँ ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो रेडियस है ऊपर, ये किसके बराबर होता है? स्लांट लेंथ के. तो यहाँ पे अगर मेरा रेडियस 8 है, तो जो यहाँ पे स्लांट लेंथ है दैट वुड बी 8, ये वाली लेंथ. ये बात किसी को ना समझ आई है? ओके. और स्लांट लेंथ के अलावा दूसरी साइड कौन सी थी? कि जो सरकमफ्रेंस है, ये यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि आर्क लेंथ और सरकमफ्रेंस बोथ वुड बी इक्वल. अब आर्क लेंथ जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकाली थी. अगर आप देखो फर्स्ट पार्ट में ही हमने आर्क लेंथ निकाली हुई थी 23.04. ठीक है. इस आर्क लेंथ को मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस. आर्क लेंथ वाज 23.04 और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. यहाँ से मैंने ये रेडियस निकालना है कि ये मेरा रेडियस कितना है.
तो 23.04 डिवाइडेड बाय 2 पाई कितना आता है? 3.6. 3.60 3.67 ठीक है। अब द थिंग इज ये अब हमारे पास रेडियस भी आ गया विच इज 3.67। अब हमारे पास ये हाइट जो है ये मिसिंग। कल भी बताया था जब भी आपके पास ये कोन होती है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, तो मैं उसको यहाँ बना लेता हूँ। दिस इज 8, दिस इज 3.67। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ which is 8 square is equals to x square plus 3.67 का स्क्वायर। जरा x निकालो और बताओ कितना आता है। किस तरह निकालेंगे? 3.67 स्क्वायर को इधर जाके माइनस करेंगे और फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो कितना आता है x? 7.1. 7.1 इज द हाइट। ये हमारी हाइट है। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे 1/3 पाई विच इज 3.142। The radius was 3.67 square and the height is 7.1. इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। That's it. Okay. And the height is h. Okay, height नहीं उसने बताई, height is h और radius is 6. फिर वो कहता है has the same volume as the sphere of radius 4.5. Okay, दो चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक है सिलेंडर का वॉल्यूम, नहीं, a cylinder with radius 6 centimeter has the same volume। हाँ, दोनों का वॉल्यूम जो है, किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई और पाई को तो मैं यहाँ कट कर सकता हूँ, पहली चीज तो ये। ओके, अब सिलेंडर का जो रेडियस था वो 6 था, तो मैं इसे लिखूंगा 6 स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 और मेरा रेडियस जो स्फीयर का था दैट वाज 4.5 का क्यूब। तो पहले तो मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करके बता दो ये कितना आता है। 381.7. 381.7। Oh, sorry. Did we remove the pi? सॉरी, दोबारा बोलो। Did we remove 121.5. ऐसे मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया, क्या बोला, दोबारा बोलो। So like I calculated with the pi, so did we remove it? Like the pi sign? हाँ, रिमूव कर लो पाई को, वो मैंने काट दिया। वैसे उसके साथ भी करना है, इट वुड गिव दिस फाइनल आंसर सेम आएगा। ओके, क्या आता है? 121.5. 121.5। अब ये जो 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा? 3.38. 3.38 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? हाँ, हम ना, रिदा, अर्शिया, आपको? ओके, नेक्स्ट इज अ सॉलिड मेटल क्यूब। ओके, क्यूब होता है जिसकी सारी लेंथ इक्वल होती है, तो उसकी लेंथ उसने दी हुई है 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसने कहा वो उसको मेल्ट किया और उससे 40 सॉलिड स्फीयर्स बनाए हैं। ओके, सबसे पहले तो ये जो मेटल क्यूब है इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम आएगा? अब इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब मेटल क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब है 20 इंटू 20 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब उसने कहा ये वाला जो क्यूब है इसको मेल्ट किया और इससे 40 सॉलिड स्फीयर्स बनाए। ओके, एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपने बनाए हैं 40, तो मैं इसका मल्टीप्लाई बाय 40 करता हूँ। और कितने वॉल्यूम से बनाए हैं हमने? 8000 वॉल्यूम से। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू
8,000 कर लेता हूँ। यहाँ तक बात समझ आई है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ओके अब ये 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 200। ओके इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा? 4/3 इंटू 3.142। 4.19. 12.19 4.19. सॉरी 4.19। ओके अब इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दो 200 से, तो कितना आ जाएगा? 47.7. और इसका फिर हम क्यूब रूट ले देंगे, कितना आ जाएगा? 3.6. कितना? 3.6. ओके 3.6। ओके बाकी लोगों को समझ आया? हाँ राबिया, हमना, अर्शिया, महर, रिदा? Yes, sir. ठीक है हमने शायद आपकी आवाज नहीं आ रही आज। ओके ये लास्ट वाला पार्ट इसका, इसमें वो कहता है स्मॉल सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है सॉरी, रेडियस एक्स है और हाइट इतनी है। अब वो कहता है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद रेडियस आर। अब ध्यान रखना छोटे वाले सिलेंडर जो है उसका रेडियस एक्स है और स्फीयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है दैट इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का, इक्वल होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहां तक बात समझ आई है? Yeah. ओके सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4πr²। तो 4π और रेडियस कितना है? कैपिटल R²। याद रखो सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर है उसमें कैपिटल R यूज किया है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल R लिखूंगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा सिलेंडर है, एक इसका कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पार्ट के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। और उसके बाद इस सिलेंडर की दो सरफेसेस और हैं, वो सरफेसेस कौन सी हैं? एक इसकी टॉप सरफेस और एक इसकी बॉटम सरफेस, और दोनों सरफेसेस की जो शेप है वो सर्कल है। तो मैं इसे दो, ये टॉप कर लिया πr² और ये बॉटम का πr²। यहाँ तक बात समझ आई है सबको? ओके Yes, sir. ठीक है अब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। रेडियस वाज x एंड द हाइट वाज 7x/2। ये दोनों मिलके बनेंगे 2πr², तो मैं 2π और रेडियस वाज x होल स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2 और 2 कट गया तो ये आएगा 7πx² और ये आएगा 2πx²। 9πx² इक्वल्स टू 4πr²। दोनों साइड्स पे पाई है तो मैं कट आउट कर लेता हूँ, तो मेरे पास रह जाता है 4r²/9x²। उसने कहा था कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर r, तो r को सब्जेक्ट बनाना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ r² इक्वल टू 9x²/4। अंडर रूट ले लो दोनों साइड्स पे, √9 इज 3x और 4 का √2, तो ये मेरा आंसर आएगा 3x/2। यहाँ तक मुझे बताओ किसी को कुछ समझना आया? लेकिन ठीक है ये देखो मैं बताता हूँ, कभी कभी समझ नहीं आ रहा होता, जैसे अगर मैं भी करूँ तो मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा रिवर्स में चलते हैं फिर, अगर कभी समझ ना आ रहा हो। रिवर्स में कैसे? अगर आप देखो यहाँ पे लीटर्स दिया हुआ है,
अगर यूनिट्स याद हो कन्वर्जन के तो 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पहली चीज तो ये, यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब है मुझे सेंटीमीटर क्यूब यूनिट चाहिए अपना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर/सेकंड है, 1 सेंटीमीटर है और एक और सेंटीमीटर है। तो अगर आप खुद सोचो, अगर मैं इन तीनों सेंटीमीटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। Yeah. ओके, तो मैं यही करता हूँ, मैं लिखता हूँ 20। अच्छा, यूनिट्स की मैं जगह छोड़ देता हूँ ताकि मैं समझा सकूं। और 2.5 सेंटीमीटर। अब रिमेंबर, ये इसका यूनिट था सेंटीमीटर/सेकंड, इस तरह से। यहाँ तक बात समझ आई? Yeah. अब ये 20 इंटू 15 इंटू 2.5 ये कितना आता है? इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 750. 750। ओके, अब यूनिट्स क्या बनेंगे? तीनों सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हुए, इट बिकम्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी 1 सेकंड में इतना पानी फ्लो करेगा। अब हमें क्या चाहिए था? 1 आवर के अंदर। 1 आवर्स में कितनी सेकंड्स होते हैं? आसान तरीका ये होता है, पहले हम देख लेंगे। 1 आवर्स में होते हैं 60 मिनट्स और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 टाइम्स 60 सेकंड्स, इस तरह। तो कितना आता है? 750 इंटू 60 विच इज 2,700,000. अच्छा, बड़ी वैल्यू है। अच्छा, ये देख लो, सेकंड और सेकंड कट जाता है तो रिमेनिंग यूनिट वुड बी सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 2.7 मिलियन कुछ इसी तरह से। ये Yeah. चलो वैल्यू बोल दो, मैं लिख लेता हूँ 27 Okay, it's 27 with 5 zeros. with 5 zeros, 3 4 5। ओके, ये है। अब रिमेंबर, उसने दिया हुआ यूनिट लीटर्स, तो 1 लीटर में थे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं इसको 1000 से एंड पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 zeros जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड इट वुड गिव मी 2700 लीटर्स। बात समझ आई किस तरह से करते हैं? कभी क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें, या कोई फॉर्मूला नहीं हमने पढ़ा होता, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है इस तरह से। ठीक है, तो मैंने उसके यूनिट से स्टार्ट किया जो दिया हुआ उसने, और वहां से मैं रिवर्स में सारा ले गया। ये कहता है द डायग्राम शोज द नेट ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, राइट डाउन द मैथमेटिकल नेम ऑफ द टाइप ऑफ द ट्रायंगल शोन इन द ग्रिड। ओके, कौन सी टाइप की ट्रायंगल है ये? Isosceles. बिल्कुल ठीक है। बाकी लोगों को समझ आया? Yeah. ठीक है, आपकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ वुड बी इक्वल, तो मैथमेटिकल नेम इसके लिए होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब उसने कहा था मेजर द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन ये है, मेजर द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ट्रायंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे? You count the box. हाँ, कर सकते हैं। आई थिंक सर ये ऊपर दिया नहीं है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको बस स्क्वायर तो वो तो वो इस बॉक्स के बारे में बता रहा है कि एक बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ तक कितना होगा? मतलब परपेंडिकुलर हाइट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक। Should we take a guess, like 4.2 centimeters? गेस तो नहीं, मेरा ख्याल करेंगे। We can use the like half base times height formula. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, Yeah. उससे क्या होगा जरा बताना। एरिया Because है we can हमारे पास count इस ट्रायंगल का? No. नहीं, ये है इक्विलेटरल, वो मुझे नजर आ गया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे हम इसको प्रूव कैसे करेंगे इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मेयर। मेयर का मतलब क्या होता है? Use Measure the ruler.
यस, यू मेजर इट विद अ रूलर। आपने इसको स्केल से मेजर करना है। आप समझ आया? वही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पे उसने लेंथ कोई नहीं दी, सो हाउ डू वी फाइंड आउट दैट कि वो कितना है। ओके, अब आपने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1/2 base times height. बिल्कुल ठीक है, 1/2 इंटू बेस टाइम्स हाइट। ओके, ये वाली जो लेंथ है, अच्छा अगर मैं मार्किंग स्कीम में देखूं, ये वाली लेंथ उसने लिखा है कि एनी आंसर बिटवीन द वैल्यू ऑफ 4.1 टिल 4.5, ऑल द वैल्यूज बिटवीन दीज आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, Yes, तो sir. अगर मैं यहाँ से वैल्यू 4.2 ले लेते हैं हम लोग और करते हैं 1/2 इंटू 4.2, और जो हमारी हाइट थी, सॉरी हाइट 4.2 और बेस कितनी है ये? 5. 5 बॉक्स। तो मैं इसको 5 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लूँगा। समझ आया कैसे करना? Yes, sir. ओके ओके, हाँ अर्शिया, हमना, आपको समझ आई है? रिदा, महर, जी सर। ओके। लास्ट पार्ट में वो कहता है कि आपने वॉल्यूम बताना है इस ट्राइंगुलर प्रिज्म का। अब कल भी मैंने वॉल्यूम का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि वॉल्यूम नॉर्मली जो प्रिज्म्स के होते हैं वो किस तरह फाइंड करते हैं? बेस एरिया टाइम्स हाइट, यानी जिसको भी हम बेस बनाएगा उसका एरिया टाइम्स हाइट। अच्छा मुझे ट्राइंगल का एरिया बता देना कितना आता है? 10 पॉइंट, 5. ओके 10.5 ये है ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगुलर प्रिज्म्स के अंदर हमेशा जो ट्राइंगल वाली साइड होती है दैट बिकम्स द बेस। तो हमारे पास इस बेस का ऑलरेडी एरिया है विच इज 10.5। अब हाइट कितनी होगी? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से भी। ओके, आई थिंक इससे शेप थोड़ी रिजेंबल करती है। ओके, अगर आप शेप्स को देखो, हर एक के अंदर जो ट्राइंगल वाली साइड होगी वो आपको बेस बनती हुई नजर आ रही है। अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो यूं देख लो, जो ट्राइंगल है बॉटम के ऊपर, ओके ये वाली साइड, ठीक है, और इधर से मैं इसको भी शेड कर लेता हूँ। और आप देखो ये ट्राइंगल वाली साइड टॉप और बॉटम के ऊपर रहती है। बात नजर आ रही है कि जितने भी ट्राइंगुलर प्रिज्म्स आपको नजर आएंगे उसमें हमेशा ट्राइंगल वाली साइड को हमेशा बेस बनाते हैं ताकि पूरी Yeah. बेस के लिए जो है वो सेम रहे। ओके, अब मुझे देख के बताओ कि इन बाकी कौन सी शेप्स पीछे रह गए? ये और ये, ठीक है, एक को ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर देखें, मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर देखना है कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल बना है ये एज अ हाइट कंसिडर हो गई। देखो अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये जो रेड वाली शेप है दैट बिकम्स द हाइट ऑफ द प्रिज्म। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है सर. ओके, अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ दोबारा क्वेश्चन को। अब जो हाइट होगी वो ट्राइंगल वाली साइड होगी, चाहे कोई भी रेक्टेंगल ले लो यहाँ पे। तो रेक्टेंगल की ये जो हाइट है ये कितनी है? हाउ मेनी बॉक्सेस? 6. 6। तो मैं यहाँ पे इस 10.5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? समझ आई है सर. ओके, बाकी लोगों को? हाँ हमना, अर्शिया, रिदा, सर सर हमने हाइट लेनी है एक वो रेक्टेंगुलर शेप की। सॉरी रेक्टेंगल की क्या है? बस हमने एक रेक्टेंगल की हाइट लेनी है बस। क्योंकि सारे रेक्टेंगल्स की हाइट सेम होगी। क्यों? अगर आप मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं आपको नजर आ रहा है, 3 रेक्टेंगल्स हैं, एक रेड वाला और 2 ग्रीन दूसरे कलर के। जी सर। इसको मैं चेंज येलो में कर देता हूँ। ये अगर आप देखो, ये जब मैं इसको क्लोज करता हूँ
तो आप देखो रेड और ये जो तीनों येलो रेक्टेंगल्स हैं, सबके लिए हाइट सेम नहीं है, जी सर। तीनों एक ही हाइट से हैं। तो आप कोई भी एक रेक्टेंगल ले सकते हो, सबके लिए हाइट सेम रहेगी। ओके। ठीक है, जी सर, थैंक यू। ओके ओके। अच्छा, पिछले वाले के अंदर क्या था कि यहाँ पे उसने शेप ओपन करके दी हुई थी, इसको कहते हैं नेट सॉलिड। नाम है टॉपिक का, हम कहते हैं नेट सॉलिड। अब यहाँ पे क्या किया उसने, आपको एक क्यूब बना के दे दिया। अब वो कहता है इसका नेट सॉलिड आप बना के दो, क्यूब ऑफ द लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी आपने साइड्स को ओपन करना है। अब ये वाली वन फेस हैज बीन ड्रॉन फॉर यू, तो ये कौन सी वाली साइड उसने ड्रॉ की भी, हम नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं। एक साइड पे 6 बॉक्सेस हैं और एक साइड पे 3 बॉक्सेस हैं। तो ये कौन सी वाली साइड उसने ओपन करके दी है हमें? Like the wall, सॉरी, कौन सी? like the side ones, 3 by 6, the wall. Can say. ओके, इसकी 6 साइड्स हैं। एक कह लेते हैं फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। इनमें से Back, बताओ कौन सी है? सॉरी, back, बिल्कुल ठीक है, बैक वाली साइड। अगर आपकी में से किसी को नजर नहीं आ रहा तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाली साइड, ये वाला उसने रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। बाकी आपने इसके जितने हैं वो आपने यहाँ पे बना के दिखाने हैं। यहाँ तक बात समझ आई है कि नहीं आई है, कि कौन सी ड्रॉ हुई हुई है और हमने बाकी जो रिमेनिंग, अब रिमेंबर एक साइड ड्रॉ हुई हुई है, बाकी रिमेनिंग 5 साइड्स आपने ड्रॉ करनी है। तो ये फ्रंट बैक में से बैक जो है ये ऑलरेडी ड्रॉन है, बाकी हमने करनी है। यहाँ तक बात समझ आई? yes sir. ओके। अब और कौन सी साइड में ड्रॉ कर सकता हूँ? अगर मैं अब आप दिखाऊं कि मैं ये साइड वाली जो है, ये इफ यू कैन सी कि ये ले रही है 3/2, तो मैं ये 3 और यहाँ पे ये 2 दूसरे कलर से कर लेते हैं इसे। ये मेरा 3/2 का रेक्टेंगल एक, ये आ गई मेरी राइट साइड, और इसी तरह ये आ गई मेरी लेफ्ट साइड। यहां तक मुझे बताओ किसी को कंफ्यूजन हो? और ये मेरा बैक था। ओके, बैक के साथ और कौन सी साइड लग रही है? बॉटम और टॉप। बॉटम एंड टॉप दोनों लग रहे हैं, तो बॉटम और टॉप दोनों बना लेते हैं। ठीक है, अब पहले ऐसा करते हैं, बॉटम से स्टार्ट कर लेते हैं। बॉटम की साइड कितनी है? 6 × 2, तो 6 ये ड्रॉ हुई हुई है और 2 ये होगी। ये आ गया बॉटम, और ये ऊपर वाला बैक था। ओके, अब इसके बाद कौन सी साइड ड्रॉ होगी? फ्रंट के टॉप। Front. बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखो, अब आपने ये वाली ड्रॉ की है, नीचे वाली। अब फ्रंट बॉटम के साथ जो है टॉप टच नहीं कर रहा, बॉटम के साथ फ्रंट वाली साइड टच कर रही है, जो कि ये वाली शेप है। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये वाली जो लेंथ है दैट इज 6/3। तो 6 ऑलरेडी ड्रॉन है, तो 3 आप और ड्रॉ कर लो। दिस इज फ्रंट। और जो रिमेनिंग साइड है जो रह गई है वो टॉप वाली रह गई है। ठीक है, ये, तो टॉप की लेंथ कितनी है? 6/2। तो इसको 6/2 में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। बात समझ आई? कि सारी Yes साइड्स sir. को मैं बारी बारी देखता गया, और जिस साइड पे वो ओपन होती जाएंगे मैं उसको ओपन करता जाऊंगा। कहते हो तो मैं दिखा भी देता हूँ। ओके, कुछ इस तरह की शेप है, लेकिन इस तरह की है। ये देखो, अब ये देख लो, ये जो ऊपर के दो मैं जरा शेड कर देता हूँ। ये दोनों, अगर मैं आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाऊं तो आप देखो टॉप के अंदर ये दोनों शेड हुए हैं। ठीक है,
अब मैं उसको क्लोज करके दिखाता हूँ। अब जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो देखो जो शेडेड वाले हैं वो साइड्स के ऊपर आए हैं। हमने वहां पे यही किया था। कहाँ गया? साइड्स के ऊपर ये दोनों शेडेड थे। मैं चलो एक एक को ना सबको कलर दे देते हैं ताकि इजी हो जाएगा। ओके, टॉप को वही कलर रहने देते, टॉप का कलर रेड कर लेते हैं और फ्रंट का ये कर लेते हैं। ओके, ये समझ आया है कि नहीं आया वैसे? ओके, अब जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये देखो साइड्स पे ग्रीन है, फ्रंट पे रेड है और टॉप पे ब्लू है। बात समझ आ रही? Yes, sir, समझ आ गई। ओके, किसको नया आए हो? हाँ, रिदा, मायरा, हमना, अर्शिया। सर समझ आती है। ओके, ठीक है, मुश्किल नहीं है, सिंपल है। ओके, लास्ट वाले में वो कहता है कि आपने सरफेस एरिया जो है 384। अब ऑब्वियसली ये वाली जो ऊपर शेप थी हमने इसको ओपन कर लिया और ये सारी साइड्स हैं। अगर आप इन सब का एरिया निकाल लो, मैं सबका एरिया लिख लेता हूँ यहाँ पे कितना कितना। अच्छा, क्या निकालना था, एक सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ, अच्छा सॉरी, अ क्यूब हैज अ लेंथ, सॉरी, अ क्यूब हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 384। अब क्यूब, रिमेंबर, अब क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऑब्वियसली अब उसने हमें कोई भी साइड नहीं दी तो मैं एक्स कह देता हूँ, ये भी एक्स होगी और हाइट भी एक्स होगी। ऑब्वियसली जो एक साइड का एरिया निकलेगा, जैसे मैं फ्रंट है, अगर मैं फ्रंट वाले फेस का एरिया निकालता हूँ, अब सारे फेसेस जो हैं क्यूब के अंदर एक जैसे होंगे क्योंकि वो क्यूब है, सारी लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो एक का एरिया होगा एक्स लेंथ इंटू लेंथ। और इस तरह के मेरे पास 8 फेसेस हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर लूंगा। सॉरी, 8 नहीं है, 6 फेसेस हैं, 6 साइड्स हैं जिस तरह अभी ऊपर क्यूबॉइड की थी। तो इसे लिखेंगे 6L²। अब उसने कहा था कि इस क्यूब का जो सरफेस एरिया दैट इज 384, तो मैं यहाँ 384 के इक्वल पुट कर लूंगा। यहाँ तक बात समझ आई? Yes, ओके, जरा एल निकालो, कितना आएगा? ये 6 डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे आके और फिर अंडर रूट ले लेंगे। कितना आता है? 8. 8, 80। 8. 8, ओके, 8, ठीक हो गया। ओके, इसी तरह ये लास्ट पार्ट है, इसके अंदर वो ये कहता है कि आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब दोबारा अगेन पिछले क्वेश्चन में भी एक वो राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म था। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म में किस साइड वॉल्यूम निकालना है? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था बेस एरिया टाइम्स हाइट। ट्रायंगुलर प्रिज्म में बेस किसको बनाना था हमने? The पिछले triangle. क्वेश्चन में भी किया था। बिल्कुल ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमेशा ट्रायंगल वाली साइड को हम बेस बनाते हैं और उसका एरिया निकालते हैं। तो ये जो ट्रायंगल ड्रॉ हुआ हुआ है, आपने इसका एरिया निकालना है। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस विच इज 7 एंड द ट्राइंगल की हाइट जो है वो ये है 4। ठीक हो गया। और ये वाली जो हाइट है ये किसकी हाइट होती है? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, जो आपके पास यहाँ पे वो होगा, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल वाली एक साइड ये है, तो इसकी अगर आप हाइट देखो दैट इज 12। तो यहाँ पे मैं इसको 12 लिखूंगा। ये बात समझ आई है कि नहीं? इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। 168. 168, सॉरी, 168। अब ये आसान आसान क्वेश्चन है और देखो 3 3 4 4 मार्क्स के आते हैं। पिछला भी 3 का था, फिर 3 का है। मार्क्स इसके ज्यादा है लेकिन है करना इजी।